वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, कल वर्ल्ड स्ट्रोक डे था 29 अक्टूबर को, लेकिन कल क्योंकि हमारा शो नहीं होता तो हमने कहा कि आज इस पे बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक जो है जब खुदा न खास्ता है किसी को होता है या किसी फैमिली मेम्बर को होता है, फालिज हो जाए, तो तब आपको पता चलता है कि ये कितनी ग्रेव सूरत हाल है इसमें। और उससे ही पहले अगर हम समझ लें कि क्यों होता है, क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, तो बेहतर हो जाएगा। सो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कुर्रतुल ऐन मौजूद हैं, जो कि न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक हैं? तो डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताइए कि ये एक तो 29 अक्टूबर है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जितनी आगाही है, जितनी प्रिकॉशंस हैं, प्लीज़। वर्ल्ड स्ट्रोक डे इसलिए मनाया जाता है कि ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि फालिज सबसे पहले होता क्यों है क्या, उसको पहचान कैसे और इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर हमें पता हो कि ये फालिज के अलामात हैं और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, तो आगे आने वाले वक्त में हम एक ऐसी बड़ी चीज़ को बचा सकते हैं जो समझ लें कि दुनिया में दूसरे नंबर पे कॉज ऑफ डेथ है। दूसरे नंबर पे मरने की वजह है। ओके। और अगर उस मौत से वो बच भी जाता है तो वो पूरी जिंदगी मोहताजी वाली जिंदगी गुजारता है। तो समझ लें कि इतना बड़ा फिगर है और इसको जानना, उसकी आगाही और उससे बचाव के एहतियात आपको पता होंगे तो आप कितना बड़ा फिगर आप कम कर सकते हो। तो ये सही बात है। अच्छा, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सिग्नल आपको देती हैं स्ट्रोक का, या कौन सी आपकी ऐसी आदतें या रूटीन है जो आपको स्ट्रोक के पास लेके जाती हैं? बिल्कुल, सिग्नल तो यूँ अचानक से इसका कोई भी आपको डेफिसिट जब हम बताएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाए अचानक से, आवाज चलते चलते बात करते करते एकदम से बंद हो जाए, बंदा म्यूट हो जाए, या लड़खड़ाहट बोलने में आ जाए, या एक हाथ या एक पाँव कमजोर हो जाए, या तवाजुन बरकरार हो जाए, ये फालिज की पहचान है। और एकदम से होते हैं, सडन। अच्छा। बेहोशी हो सकती है, हाथ और पाँव कमजोर हो सकता है। ये नहीं है कि 2-4 दिन से हो रहा है तो फिर हो, ये अचानक होता है और बस दैट मींस आप स्ट्रोक में हैं। बिल्कुल जी, सडन इसकी अलामत होती है। और उससे बचा कैसे जा सकता है कि बहुत सारे रिवर्सिबल कॉजेज हैं स्ट्रोक के, उससे बचाव से आप इस चीज को बचा सकते हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल, मोटापा। मोटापा तो हर बीमारी की वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। जंक फूड, बाहर का खाना, आपके डाइटरी हैबिट्स, आप किस तरह से खा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर कोई दिल के मर्ज में मुब्तला है, किसी को डायबिटीज है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जब आपके कंट्रोल में नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपको फालिज का रिस्क बढ़ जाएगा। सही, वही तमाम फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ, जो वैसे भी हम कहते हैं कि आपकी फिटनेस होनी चाहिए, आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे किसी ने बताया, बल्कि जब हम ये रूहानी बातें कर रहे होते हैं और हर्बल बातें कर रहे होते हैं, तो किसी ने कहा कि मछली रात में खाने से भी हो जाता है। कुछ खाने की चीज़ों को भी एसोसिएट किया जाता है इससे कि जी आपने रात में खाया तो हो सकता है, दिन में खाया तो हो सकता है। फिर लोग इसको ठंडे गर्म से भी एसोसिएट करते हैं कि जी सर्दी थी तो मैं सर्दी में था, फिर मैं गर्मी में आ गया, या गर्मी में था तो सर्दी में आ गया, उससे मेरी एकदम बॉडी पे लगा इफेक्ट हो गया। तो क्या इन चीज़ों का वाकई ये इसका रिलेशन है फालिज से? कुछ चीज़ों का है। जैसे हम अगर खुराक की बात करें तो मछली खाई, या लोग बोलते हैं कि मैं कल रात निहारी खाई थी, सुबह में आके फालिज हो गया, या बकरा ईद है, बकरे खाए, चिकनाहट की ज़्यादा, ये यूं नहीं होता कि फ़ौरन। एक लॉन्ग रन में अगर 50 इयर्स के बाद आपकी शरियानों के अंदर जब लंबे अरसे तक आप उसका इंटेक करते हो तो शरियान में तंगी आ जाने की वजह से रुकावट आ जाए ब्लड में और सडन ब्रेन पे सप्लाई कम हो और आपको स्ट्रोक हो जाए। ज़्यादातर नमक की इस्तेमाल, ज़्यादा नमक की इस्तेमाल, ज़्यादा चिकनाहट की इस्तेमाल लंबे अरसे तक होनी चाहिए, तो ये वजह है। एक दफ़ा से अगर बिल्कुल परहेज़ करता हुआ आदमी एक दफ़ा से मछली खा लेता है रात में, या एक दफ़ा से कोई, तो इससे शरियान ब्लॉक वाला फालिज नहीं होता। बाकी जो आपका दूसरा सवाल है कि कोल्ड एक्सपोजर से, ज़्यादातर स्ट्रोक्स वॉशरूम में होते हैं अर्ली मॉर्निंग। वो यूं है कि जैसे हम कहते हैं फालिज के दो अक़सामात हैं, एक शरियान ब्लॉक होने वाला और एक शरियान फट जाती है जब ब्रेन हैमरेज हो जाता है। शरियान ब्लॉक वाले में इसका ताल्लुक कम है, जो हम अभी इवेंट सारी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन अगर शरियान फट जाए तो वो यूं है कि हर हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज यूं कहता है कि मुझे जब पता चलता है मैं उस वक्त ब्लड प्रेशर की गोली खा लेता हूँ, मेरा बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक सही करने वाली चीज़ है, इसकी आगाही ज़रूरी है। रात के वक्त के बाद सुबह में उठ के डायरेक्ट ठंडा पानी डालने से एक ऑलरेडी जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, जो कि दवा भी ना खा रहा हो, तो सडन
बढ़ जाता है my ब्लड God, प्रेशर। seriously? और हाई ब्लड प्रेशर से जो हाइपरटेंसिव स्ट्रोक है और ब्रेन हेमरेजेस, उसका अर्ली मॉर्निंग या सुबह में ठंडे पानी, उस पे इसका जरूर कोरिलेशन है, my लेकिन God. और किसी चीज। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है, क्योंकि गर्मी है, ये है, वो है। हमारे यहाँ तो यही करते हैं, ऑफिस जाना है, नहीं है ठंडा पानी अवेलेबल है तो बस बीपी हाई भी है तो वो डाल दिया कि जी उसके बाद हमें बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका इस तरह से इतना बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है। और ठीक है। उसके बावजूद भी जब आप मेडिसिन ना खाओ, हाँ। तो ये इतनी अहम बात है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का मतलब ही यही है कि आपको कभी वो अलामात ही नहीं देगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही गलत हुआ ना, कि पता चलेगा तो खाएंगे, तो फिर हर बंदा जो ब्लड प्रेशर की गोली खाए तो वो अपने आप को फालिज से बचा सकता है। ये गलत। तो ये है समझ। अच्छा, अब फालिज जब होता है, एक तो ट्रांजिशनल होता है, मैंने सुना है, जिसमें कुछ अरसे मेरे वालिद साहब के साथ भी ये था कि वो एक पीरियड होता था, उसके बाद वो ठीक हो जाते थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे फालिज होते हैं जो ज़िंदगी भर रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वो कभी सही नहीं हो पाते, ना पैर सही हुआ, ना बोलने का अंदाज सही हुआ। तो ये किस तरह का है, और क्या जिस तरह आपने बताया था कि आपको जो शुरू में अलामात आती हैं, क्या डिले करने से ये सब कुछ हो जाता है? फौरी डॉक्टर के पास जाएं तो क्या रिकवर हो सकता है? ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। नुसरत, यूं है कि जितना ज्यादा डेफिसिट होगा, जितना बड़ा फालिज होगा, उसकी रिकवरी उतनी पुअर होगी। जितना छोटा फालिज होगा, उसकी रिकवरी आसान होगी। और दूसरा उसका ये है कि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल जाएंगे, हम मतलब दुनिया भर में आजकल फालिज का फौरी इलाज किया जाता है, जिसमें शरीयान ब्लॉक होने के बाद से 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर कुछ दवाइयाँ, कुछ ऑपरेशन, क्लॉट को रिमूव करने की सर्जरीज, ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप 3 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल में पहुंचते हैं और ये पता चल जाता है कि शरीयान ब्लॉक वाला फालिज है, तो दुनिया में ऐसा इलाज भी मौजूद है आगाही के लिए अहम के जल्दी आएंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी रिकवरी यूं हो सकती है कि जैसे आप बैक टू नॉर्मल जिस तरह से आप पहले थे। सही, तो अगर जल्दी आएंगे 3 अच्छा, से ये घर में जो घंटे से दूसरे पहले। हरबे करना शुरू कर देते हैं कि ये लगा दो, वो कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी कहते हैं ना, कबूतर का खून पता नहीं लगा दो, और वो कौन सी चीजें खिला दो, जंगली कबूतर खिला दें, जंगली कबूतर का खून लगा दें, कमरे में बंद कर दें, कंबल लपेटें, डायरेक्ट हवा ना लगने दें, पंखा ना चले, एसी ना चले, चाहे वो जून जुलाई की गर्मी हो, लेकिन इन सब बातों का कोई शरीयान ब्लॉक के खोलने में कोई रोल नहीं है। सही है। तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं करती। इसमें डॉक्टर का ही रोल है, उसी के पास ही जाना है। इन चीजों में कम से कम ये है कि फालिज के अलामात हैं, फास्ट, FAST, फेस इन्वॉल्व है, A फॉर आर्म एंड लेग इन्वॉल्व है, S फॉर स्पीच, आपको अचानक से लड़खड़ाहट, और टाइम। इन चीजों का यूं है कि फौरन इमरजेंसी में जाएं, टाइम इज मनी, टाइम इज ब्रेन। इन चीजों में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आउटकम। अच्छा, और जाएं किसके पास? जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों की रसाई जो है वो जनरल फिजिशियंस तक है, तो जब आपको फालिज के अलामात हों तो कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ओके, इमरजेंसी डिपार्टमेंट और जनरल फिजिशियंस भी, उनको भी ये आइडिया है। कम से कम ये होगा, हम ये कहेंगे किसी एक ऐसे सेटअप में जाएं जहाँ पे हर तरह का टर्शरी केयर सेटअप में इलाज मुमकिन है, जिसमें हर स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। तो कम से कम आपको ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ेगी। पहले आप नियर बाय क्लिनिक जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रोक की वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, फिर आपको कोई मतलब इंजेक्शंस लगा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हम कोट करके नाम लेंगे, लेसिक्स लगा देते हैं या डेक्सा लगा देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इससे ब्लड प्रेशर फ़ौरन नीचे आएगा। ये भी एक फालिज के इलाज को ख़राब करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी में अस्पताल जाना चाहिए ताकि वो फिर खुद डॉक्टर को जो इससे रिलेटेड होगा उसको कॉल करेंगे। और घर पे आप इन चीज़ों से यूं बच सकते हैं कि एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं। अगर आप किसी हार्ट के मसले में मुब्तला हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई कार्डियक कोई एबनॉर्मेलिटी है, पहले कोई आपको हार्ट अटैक हो चुका है, आपको बताया गया है कि ये कार्डियक मेडिकेशंस हैं आपको खानी है, कोई स्टेंट लगा हुआ है, कोई बहुत मोटापा है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, पास्ट में स्ट्रोक हुए हैं, अम्मा को स्ट्रोक हुआ था, अब्बा को स्ट्रोक हुआ था, तो इन लोगों में जो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनसे बचा कि आप इस बड़ी चीज से बच सकते हो। अच्छा, मैंने तो ये देखा है डॉक्टर साहिबा कि पहले जो सिंप्लिसिटी और सादगी थी ना, उससे बीमारियां कम थी। जितने हम
जितने एक्स्ट्रा विगेंजा हो गया है ना, जितना कुछ हमारे ऊपर आ गया है, जितने हमने अपने ऊपर चीज़ें लाद ली हैं, उससे ये जो फास्ट फूड के अलावा भी घर में भी इतने एहतमाम, तो इतनी चीज़ें, पहले एक दफ़ा खाना बनता था, 2 दफ़ा खा लेते थे, रोटी होती थी, चावल होते थे, बस वही। अब ये लवाजमात तो हर चीज़ में आपने ग्रीजी सॉस मिलानी है, ये करना है, बच्चों को वो आदतें हैं, फलाने को ये, उससे सारा सिस्टम आपका खराब हो चुका है और बीमारियों की तरफ आप जा रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जाते जाते कोई एक टिप लोगों को दे दीजिए फॉर हेल्थ। मैं ये सोच कर आई थी कि आगाही के लिए जो जो पॉइंट्स है जिस पे आपको पता हो कि आप लोगों में इस चीज़ को कैसे फैलाओ, ये टीवी चैनल के थ्रू, या आप जैसे आप देखते हो कि हर जगह आप कोई चीज़ मोबाइल इस्तेमाल करते हो या आप कंप्यूटर पे, तो सामने एड्स चल रही होती है, KFC की डील चल रही होती हैं, ये चीज़, तो आप ये चीज़ करें कि सिगरेट स्मोकिंग है, इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, ना करें। एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं, क्योंकि फालिज जिसको भी हुआ है ना, आप उससे कभी जाके बात करो। वो हमेशा ये कहते हैं, काश मैं ब्लड प्रेशर की गोली खा लेता, काश मैं ये चीज़ ना करता, तो आज मैं ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ ना कि मेरे जिस्म पे मक्खी भी बैठ रही है, मैं हटा नहीं सकता, मैं डाइपर्स पे हूँ, मैं NG ट्यूब पे हूँ, मैं जो है। तो एहतियात बचाओ, उस इलाज से बेहतर है। अब वो एहतियात करें कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है, वॉक है, नमक की कमी है, सारी चीजें करें, मोटापा है तो नमक तो और चीनी ना दोनों ही, जिसको व्हाइट पॉइजन कहा जाता है, मेजर रिस्क फैक्टर। हाँ, तो इन दो व्हाइट पॉइजन इनको कहा जाता है। और मुझे जैसे जैसे डॉक्टर से बात करती हूँ, मुझे अंदाजा होता है कि कितना ज्यादा ये आपकी बॉडी में बीमारियों का मरकज है। तो नमक भी कम खाएं और चीनी भी कम खाएं, या चीनी ना खाएं। सो विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वंस अगेन आपका। डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन हमारे साथ मौजूद थी, बहुत इंपॉर्टेंट और हम बातें की। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।